हेलो एवरीवन, टीचर ऑन बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं ललित धनगर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर 5 वर्ड्स अ डे लेक्चर सीरीज एपिसोड नंबर 3। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। हियर कम्स द फर्स्ट वर्ड। तो हमारा पहला वर्ड है लोक्वेशियस। अब लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख रही है। यहाँ पर ये फोटो में ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की बहुत बातें कर रही है जो राइट हैंड पर है, और इस बेचारी लड़की को पका रही है। ये देख रहे हो, इसका बिल्कुल पक पक के इसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका है, जैसे जहर उगल रही हो। हाँ, खैर जहर नहीं बोलते। इस तरह से लोकेशियस मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही बातूनी हो और सिर्फ अपने मतलब की बात करता हो, और किसी के दूसरे अपने मतलब की बात से मतलब सिर्फ जो स्वयं को ठीक लगे, जो स्वयं को अच्छी लगे, और बहुत ज़्यादा बात करता हो, बेमतलब की बात करता है, फोकट की बातें करने वाले को लोकेशियस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। लोकेशियस इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स समवन हु टॉक्स अ लॉट ऑफन अबाउट थिंग्स दैट ओनली दे फाइंड इंटरेस्टिंग, जो सिर्फ उनको पसंद आती है। हिंदी में बोलेंगे तो बातूनी, गप्पी या वाचाल। अब लोकेशियस के सिनोनियम हम देखें तो उसमें आता है चेटी, CHATTY, चेटी, है ना। फिर आता है गैरुलियस, GARRULOUS, गैरुलियस, है ना। और प्रोलिक्स भी आता है, PROLIX, प्रोलिक्स। टोकेटिव भी आप कह सकते हैं, TALKATIVE, टोकेटिव। देखो मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सुन भी रहे होंगे तो आपको समझ में आया कि मैं किस चीज़ की बात, किस शब्द के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो शब्द आपके लिए नया है तो स्पेलिंग से आप समझ सके। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा अगर सिनोनिम्स बताता हूँ तो मैं स्पेलिंग ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, वर्डी, WORDY, वर्डी। ठीक है, ये हमारे सिनोनिम्स हो चुके हैं। अगर हम वहीं पर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हमारे रहेंगे म्यूट। अब चूंकि लोकेशियस मतलब होता है कि बहुत ही बातें करने वाला, तो जो म्यूट रहेगा, जो चुप रहेगा ना, म्यूट। म्यूट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप टीवी देखते हो तो उसमें एक रिमोट में एक बटन रहता है म्यूट, उससे पूरी आवाज़ बंद हो जाती है। तो वहाँ से आप म्यूट याद रख सकते हैं, MUTE, म्यूट। फिर हमारा है क्वाइट, QUIET, क्वाइट, है ना। साइलेंट भी आप कह सकते हो। एक और हमारा वर्ड हम लिख सकते हैं रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट, है ना। ये भी आप बोल सकते हो। खैर, आगे हम बढ़ते हैं लोकेशियस के सेंटेंस में यूसेज के। पहला हमारा सेंटेंस जो है वो है, आफ्टर ड्रिंकिंग 4 बियर्स माई नॉर्मली क्वाइट वाइफ बिकम्स क्वाइट लोकेशियस। तो 4 बोतल डाउन के बाद मेरी जो नॉर्मल, जो चुप रहने वाली बीवी है, वो लोकेशियस हो जाती है, वो बहुत ही बातूनी हो जाती है। यहाँ से स्पष्ट है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं ज्वाइनिंग द सोरेरिटी। सोरेरिटी क्या होता है? सोरेरिटी कुछ नहीं, गर्ल्स का ग्रुप होता है। गर्ल्स का ग्रुप को सोरेरिटी हम बोलते हैं। गर्ल्स के ग्रुप को हम सोरेरिटी बोलते हैं, कहीं हॉस्टल में या फिर कॉलेज में उसको हम सोरेरिटी बोलते हैं। ज्वाइनिंग द सोरेरिटी हैज़ रियली टर्न समानता, जो समानता है उसको जब से उसने सोरेरिटी ज्वाइन किया है तब से वो बहुत ज़्यादा लोकेशियस यंग वुमेन बन चुकी है। मतलब पहले हो सकता है वो चुप रहती हो, परंतु जब से उसने महिला मंडल ज्वाइन किया उसके कॉलेज का, तब से बहुत ज़्यादा बातूनी हो चुकी है। ठीक है, अगला हमारे पास है मार्था। मार्था में अपीयर क्वाइट इन सोशल सराउंडिंग्स, बट वंस शी गेट्स टू नो यू शी इज़ रियली लोकेशियस। तो मार्था नॉर्मली क्या है, क्वाइट दिखती है कि भाई चुपचाप कैसी सीधी सादी लड़की दिखती है अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास में, सोशल सराउंडिंग, सामाजिक जो सराउंडिंग्स रहते हैं, सामाजिक गैदरिंग में। पर जब एक बार वो आपको जान लेते हैं, जब आपसे अच्छी जान पहचान हो जाती है उसकी, तो फिर पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोकेशियस है, बहुत ज़्यादा बातूनी है ना। जैसे इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं ना, नए नए लोग, आप पहले शुरुआत में बात नहीं करते, पर फिर जब आपको एक अच्छे से जानने लगते हैं तो फिर वो खूब खुल के बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQ, लोकेशियस पे बेस। तो MCQ जो लोग, पहले मैं इसके, मैं लोकेशियस का सिनोनिम लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर लोकेशियस का हमने सिनोनिम देखे थे चेटी, है ना, बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बातूनी। तो सिनोनिम हमें बताना है MCQ। पहला जो हमारे पास है ऑप्शन वो है टॉकेटिव। सेकंड है हमारे पास स्लो। थर्ड है हमारे पास कंटेंट या कंटेंट। और डी हमारे पास जो ऑप्शन है वो अनक्लियर। टॉकेटिव का मतलब तो बहुत सिंपल है, जो ज़्यादा बात करता है, और यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है, टॉकेटिव। स्लो है मतलब जो धीमा है, धीरे है, उसको स्लो बोलते हैं। कंटेंट और कंटेंट ये तो हम देखते हैं। अनक्लियर मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो। अब कंटेंट और कंटेंट की बात आती है तो कंटेंट, देखो स्पेलिंग वही है, CONTENT, पर हम इसको कभी कंटेंट बोलते हैं, कभी कंटेंट बोलते हैं। तो कंटेंट कब बोलते हैं हम? कंटेंट बोलते हैं हम जब ये, इसका मतलब होता है सेटिस्फाई, जब ये वर्ब की तरह काम करे, जब ये वर्ब की तरह काम करे तो हम बोलते हैं इसको सेटिस्फाई, संतुष्ट होना, इसको बोलते हैं कंटेंट। जब यह हमारा नाउन की तरह काम करे, जैसे
जब जब मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मेरा इंग्रेडिएंट क्या है, क्या मेरा कंटेंट है ना, तब हम इसको कंटेंट पढ़ते हैं कि मेरा क्या इनपुट रहा है, क्या मेरा मटेरियल है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वो सभी मेरा कंटेंट कहलाता है ना, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट, ये हमारा कंटेंट कहलाता है और यहाँ पर कंटेंट होता है, कंटेंट। ठीक है, तो जब वर्ब है तब कंटेंट, जब नाउन है जब कंटेंट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, विंडिकेटिव, सॉरी विंडिक्टिव, नॉट विंडिकेटिव, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या है, पिक्चर से शुरू करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहता है। जब आप पिक्चर अगर किसी वर्ड से देखते हो तो आप उस वर्ड को पिक्चर से रिलेट कर पाते हो, तो वो जो शब्द है आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है। यहाँ पर दो लड़कियाँ देख रहे हो आप, क्या हो रहा है, पहली वाली लड़की ने पीछे वाली लड़की की जो शीट है वो उसको ख़राब कर दिया है। ये होता है विंडिक्टिव नेचर, किसी से बदला लेना या फिर बदला नहीं भी लेना, किसी के प्रति हीन भावना रखना और किसी का बुरा कर देना बिना किसी वजह का, यही होता है विंडिक्टिव का मतलब। The word vindictive is an adjective that describes someone who is disposed to seek revenge or is vengeful। जो भाई आदतन होता है, मतलब कि बिना किसी वजह के रिवेंज ले रहा है, बिना किसी वजह के परेशान कर रहा है लोगों को, सैडिस्ट टाइप के वो लोग नहीं होते, उसको हम कहते हैं विंडिक्टिव, दूसरों के दुख में जिसको खुशी मिलती हो। सिनोनियम की बात करें हम विंडिक्टिव के, तो हमारे पास सिनोनियम हो जाएगा, एक तो स्पाइटफुल हो जाएगा, एस, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, SPITEFULL, FULL है ना, स्पाइटफुल। और या फिर हम बोल सकते हैं शो है इलविल, इलविल मतलब बुरा, विच बुरी कामना करने वाला, इलविल। डिज़ायर टू हर्ट है ना, ये हम रिवेंजफुल बोल सकते हैं, रिवेंजफुल। वेंजफुल बोल सकते हैं, वेंजफुल, या फिर स्पाइटफुल में लिख चुका हूँ है ना। अगर हमें एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में हमारा आएगा फॉरगिव, FORGIV, फॉरगिव। बेनेवलेंट भी लिख सकते हैं, BENEVOLENT, बेनेवलेंट। हम मर्सीफुल भी लिख सकते हैं, MERCIFUL, ना, मर्सीफुल। नेक्स्ट हम देखते हैं विंडिक्टिव का सेंटेंस में यूसेज। तो विंडिक्टिव का सेंटेंस में यूसेज होगा, माई आंट इज़ अ विंडिक्टिव वुमेन हु वंस बर्नड ऑल माई अंकल्स क्लॉथ। तो मेरी जो आंट है बहुत ही विंडिक्टिव टाइप की वुमेन है, जो बदला लेने में विश्वास रखती हो, या फिर जिनको जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी चिढ़ होती है और बिना किसी बात के किसी को परेशान करती हैं। हु वंस, जो जिन्होंने एक बार मेरे अंकल के सारे कपड़े जला दिए थे। ठीक, नेक्स्ट है, आफ्टर रीडिंग द कटिंग आर्टिकल वर्जीनिया वॉज सर्टेन द एडिटर वॉज बीइंग विंडिक्टिव टुवर्ड्स हर। तो जो कटिंग, जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है उसको पढ़ने के बाद वर्जीनिया, सर्टेन का मतलब होता है श्योर है ना, सर्टेन का मैं बता दूं आपको, इसका मतलब श्योर, देयर इज़ नो डाउट लेफ्ट। सर्टेन का मतलब ये होता है कि भाई आपको शंका नहीं रही, ये श्योर है, ये 100% तय है कि ये हुआ है ना। सर्टेन द एडिटर वॉज बीइंग विंडिक्टिव टुवर्ड्स हर। नेक्स्ट है हमारे पास, throwing eggs at your neighbor's house because he drove into your flower bed is an example of vindictive behavior। भाई अपने नेबर, जो अपने पड़ोसी है, उनके घर पर अंडा फेंकना ये दर्शाता है कि आप विंडिक्टिव बिहेवियर का, अच्छा क्योंकि उन्होंने आपके जो फ्लावर बेड मतलब होता है गार्डन, जो आपका बगीचा है उसमें उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी तो आपने अंडे फेंक दिए, आपको विंडिक्टिव नेचर दर्शाता है। विंडिक्टिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, आप किस तरह के व्यक्ति हो, किस तरह का स्वभाव है, बिहेवियर आपका, वह विंडिक्टिव दर्शाता है। विंडिक्टिव सिनोनियम में लिख देता हूँ तो कि एमसीक्यू समझने में आसानी रहेगी, जो डायरेक्ट अगर एमसीक्यू पर भी आए हो तो। एमसीक्यू हम, सॉरी, सिनोनियम हमारा विंडिक्टिव का है रिवेंजफुल, REVE, रिवेंजफुल, जो बदला लेने में विश्वास रखता हो या फिर बिना किसी कारण के भी किसी को परेशान, किसी का अहित चाहने वाला, बुरा चाहने वाला। ऑप्शन में हमारे पास है इमेजिनेटिव, एक्यूसेटिव, एक्यूजेटिव, स्पाइटफुल और एग्रेसिव। इमेजिनेटिव जो कल्पना करने वाला हो, एक्यूजेटिव मतलब जो ब्लेम करने वाला हो, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, इल्ज़ाम लगाने वाला, या फिर किसी चीज़ से इल्ज़ाम लगा हो, एक्यूजेटिव। स्पाइटफुल मतलब होता है रिवेंजफुल, वही जो हम ऊपर देख सकते हैं, रिवेंजफुल बदला लेना। और एग्रेसिव मतलब होता है एंथुसियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ऐसा एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति, एग्रेसिव। कभी कभी जैसे क्रिकेटर्स की हम बात करें तो कोई क्रिकेटर बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, बहुत जोश से क्रिकेट खेलता है, तो वहाँ से इस शब्द का आप मीनिंग समझ सकते हैं एग्रेसिव का क्या मतलब रहेगा। खैर, नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं,
इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्लीमेंट, यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, कैसा वेदर है, मौसम बहुत ख़राब है, बिजलियाँ कड़क रही है ना, बिजली कड़क रही है, छाता उड़ गया, काले बादल है, बारिश हो रही, ख़राब मौसम, आपके विपरीत परिस्थितियों को इंक्लीमेंट हम कहते हैं, अनफेवरेबल। द वर्ड इंक्लीमेंट इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स हार्श, सीवियर और अनप्लेजेंट वेदर कंडीशन। भाई जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव, वो भी हार्श, सीवियर और अनप्लेजेंट वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। सिनोनिम्स की हम बात करें विंडिक्टिव के, सॉरी इंक्लीमेंट के अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो उसमें आता है हमारा हार्श, HARSH, हार्श, हर्ष नहीं हार्श, फिर सीवियर, SEVERE, सीवियर, रफ, ROUGH, रफ, देन टर्बुलेंट, टर्बुलेंट अच्छा शब्द है, अगर याद रखना चाहे तो TURBULANT, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट से मैं शब्द याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, अगर बहुत सारी मूवीज़ में अगर आपने देखा हो, जब एयरप्लेन में होते हैं तो वहाँ पर टर्बुलेंस आ जाता है, हम बोलते हैं कि टर्बुलेंस है, तो छोटे मोटे टर्बुलेंस आते रहते हैं, हल्के फुल्के मौसम ख़राब होने की वजह से प्लेन थोड़ा सा इम और थोड़ा सा जो बैलेंस उसका बिगड़ जाता है, हल्का फुल्का, इतना खतरनाक नहीं रहता। टर्बुलेंस, टर्बुलेंट, स्टोमी, डर्टी, इसे हम बोल सकते हैं। एंटोनियम्स में बहुत सीधे हैं, क्लियर, सनी, ये हम बोल सकते हैं। एंटोनियम में अगर लिखना चाहते लिख लें, क्लियर, सनी। सनी डे कैसा रहता है? क्लियर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, सूरज रहता है ना, ये होता है क्लियर, साफ सुथरा, सनी, ये इसके एंटोनिम होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंक्लीमेंट का सेंटेंस में यूसेज। पहला सेंटेंस जो हमारे पास है वो है द हाइकर्स वेयर फोर्स्ड टू टेक, जो हाइकर्स थे वो फोर्स्ड, मजबूर किए गए, नॉट नॉट एग्जैक्टली मजबूर, बट उनके पास कोई चारा नहीं था। द हाइकर्स वेयर फोर्स्ड टू टेक द शेल्टर इन अ केव टू एस्केप द इंक्लीमेंट कंडीशन। तो भाई जो हाइकर्स थे वो मजबूर थे कि जो केव में शरण ले, जो गुफा है उसमें शरण ले, टू एस्केप इंक्लीमेंट कंडीशन, वेदर कंडीशन जो हुई उनसे बचने के लिए। हाइकर्स उनको कहते हैं जो लॉन्ग वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं ना, और लंबे चले गए पैदल ही वर लंबे चलने वाले को हाइकर्स हम कहते हैं। बाकी और कुछ समझाने लायक है नहीं है। शेल्टर मतलब आश्रय होता है, कि मतलब गुफा होती है, इंक्लीमेंट हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख सकते हैं, द आउटडोर कंसर्ट, द आउटडोर कॉन्सर्ट वॉज कैंसल ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर डिसअपॉइंटिंग द अटेंडीज। तो जो बाहर जो कॉन्सर्ट रखा गया था वो कैंसिल हुआ, क्यों? क्योंकि इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन थी, जो बाहर जो मौसम था वो ख़राब हो गया था, और उसकी वजह से जो आउटडोर कॉन्सर्ट था वो कैंसिल करना पड़ा, और ये दैट ब्रॉट डिसअपॉइंटमेंट टू द अटेंडीज। तो जो अटेंडीज थे जिन्होंने भी वो अटेंड किया था कॉन्सर्ट, उन सभी को बहुत ही निराशा हाथ लगी। एक सेंटेंस और है हमारे पास इंक्लीमेंट के ऊपर, द होमलेस शेल्टर प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा बेड्स एंड ब्लैंकेट्स फॉर दोज सीकिंग रेफ्यूजी फ्रॉम द इंक्लीमेंट। होमलेस शेल्टर हो सकता है कोई होटल हो या फिर संस्था हो, उन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करे, एक्स्ट्रा बेड्स और ब्लैंकेट्स किसको, जो कि रेफ्यूजी, जो रेफ्यूजी मतलब होता है आश्रय, है ना, आश्रय, शरण, शरण, जो शरण चाहते थे उनको एक्स्ट्रा बेड्स और ब्लैंकेट्स दिए होमलेस शेल्टर ने, फ्रॉम इंक्लीमेंट। एक एमसीक्यू है हमारे पास इंक्लीमेंट से रिलेटेड, इंक्लीमेंट में सिनोनिम लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। हार्श, इंक्लीमेंट के सिनोनिम में हार्श, सीवियर, एक आप लिख लीजिए अनफेवरेबल, अनफेवरेबल जो आपके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, जो आपके विपरीत हो। ऑप्शन ए है हमारे पास सेल्फिश, बी एक्टिव, सी अनफेवरेबल, डी इनएक्टिव। एक्चुअली मैंने आंसर ही कर दिया, मैंने ध्यान नहीं करा एमसीक्यू के ऑप्शंस पे, तो सी जो है वही हमारा आंसर रहेगा, अनफेवरेबल। तो ए है सेल्फिश, एक्टिव, इनएक्टिव, तीनों वर्ड बहुत सिंपल है, आप सभी को याद होंगे मेरे ख्याल से। तो सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा अनफेवरेबल। नेक्स्ट हमारा है जेनियल। जेनियल शब्द का मतलब होता है फ्रेंडली, व्यवहारिक, मिलनसार, ये सब जेनियल के सिनोनिम्स होते हैं। यहाँ आप फोटो देख सकते हो, ये व्यक्ति सभी से मिलनसार दिख रहा है, सभी इसके आसपास खुश है, ठीक। जेनियल आप जेनेलिया डिसूजा से भी याद रख सकते हो, उनका हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा आपको शायद दिखे तो याद हो सकता है, जेनेलिया, जेनिल, जेनेलिया, जेनिल, है ना, इस तरह आप याद रख सकते हो। जेनियल इज एन एडजेक्टिव दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, अ क्लाइमेट और ए सिचुएशन। देखो अभी जो हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था लास्ट वाला, इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट का ऑपोजिट जेनियल भी हो सकता है ना, इंक्लीमेंट का एंटोनियम जेनियल भी हो सकता है, ठीक है, और जेनियल का एंटोनियम इंक्लीमेंट भी हो सकता है। सिनोनियम में अगर हम लिखना चाहें जेनियल का, तो फ्रेंडली लिख सकते हो आप, है ना, फ्रेंडली लिख सकते हो, FRIENDLY, फ्रेंडली। अफेबल लिख सकते हो, AFFABLE, अफेबल। एमिएबल से लिख सकते हो, AMIABLE, एमिएबल, चीयरफुल, चेरिश,
इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें, मतलब अपोजिट की बात करें एंटोनियम्स की, तो उसमें आता है डिसकर्टियस। एक कर्टियस होता है, डिसकर्टियस उसका अपोजिट होता है। डिसकर्टियस, COURTEOUS, डिसकर्टियस। फिर ग्रेशियस होता है और अनग्रेशियस होता है। तो अनग्रेशियस इसका, ग्रेशियस मतलब थैंक्सफुल होता है, तो अनग्रेशियस रहेगा, अनग्रेशियस, है ना। चेयरलेस हो सकता है, अनफ्रेंडली हो सकता है ना। ये सब इसके एंटोनिम रहेंगे। सिनोनिम हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम जेनियल के सेंटेंस यूसेज पे आते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, द जेनियल क्लर्क वार्मली ग्रीटेड मी एज सुन एज आई वॉक थ्रू द होटल डोर्स। तो जो फ्रेंडली क्लर्क था, जो मिलनसार क्लर्क था, उसने मुझे बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। वार्मली ग्रीटेड का मतलब ये होता है गर्मजोशी से स्वागत किया, जैसे ही मैं होटल में अंदर प्रवेश किया। नेक्स्ट हमारे पास है, एज सुन एज मेट सो सारस सेरस जेनियल स्माइल। एज सुन एज मेट सो सेरस जेनियल स्माइल, ही न्यू ही हैड फाउंड द वुमन ऑफ हिज ड्रीम। जैसे ही उसने as soon as met so Sarah's genial smile, he knew he had found the woman of his dreams. जैसे ही मेट ने सारा की जेनरल स्माइल देखी, फ्रेंडली एंड वार्म मुस्कान देखी, वैसे ही उसको पता चल गया कि यही मेरे सपनों की महिला है। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यू है जेनियल से रिलेटेड। जेनियल मतलब होता है फ्रेंडली, ये जरूर याद रखिएगा आप, फ्रेंडली। ऑप्शन में हमारे पास कोर्डियल, केयरफुल, अनसेल्फिश, स्पेसिफिक। कोर्डियल का मतलब भी फ्रेंडली होता है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। केयरफुल मतलब सावधान पूर्वक, सावधान नहीं रखने वाला। अनसेल्फिश मतलब जो स्वार्थी ना हो। स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर, मैन ऑफ पर्टिकुलर स्किल्स, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास एक्रू, ACCRUE, अक्रू। एक्रू का मतलब क्या होता है? एक्रू, देखो, जो भी टाइम के साथ इकट्ठा हो, टाइम के साथ, इसको इतना याद रखो, टाइम के साथ इकट्ठा होने वाला, इकट्ठा होने वाला, जो भी टाइम के साथ इकट्ठा हो, उसको हम बोलेंगे, जो भी टाइम के साथ इकट्ठा हो उसको हम बोलेंगे एक्रू। जैसे अक्रू लायबिलिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एन एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड फॉर द बिजनेस, है ना। आपने कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया, उसमें कोई एक्सपेंडिचर हुआ, उसमें खर्चा हुआ, और वह तो अभी तक आपने पे नहीं किया, तो वह जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो आपका जमा हुआ है, वो आपको लाइबिलिटी, वो आपको पे करना है, इट इज़ येट टू बी पेड। नेक्स्ट, एक्रू, आप यहाँ पर डॉलर का साइन देखते हैं, जहाँ भी डॉलर का साइन देखिए इसका मतलब होता है मनी, पैसा। तो यहाँ पर ये ग्रो हो रहा है, तो मनी भी आपकी समय के साथ ग्रो हो रही है, तो इसको बोलते हैं एक्रू, पैसे को जमा करना, एक्रू। एक्रू लाइबिलिटी, वो सेम ले लिया गलती से। ये है हमारे पास एक्रू। एक और है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द इंटरेस्ट, इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस एक्यूमुलेटिंग ओवर टाइम। तो यह कॉमनली कब यूज़ किया जाता है? जब भी हमें ब्याज की बात करनी हो, है ना, या फिर इनकम की बात करनी हो, या हमारे एक्सपेंसेस, खर्चों की बात करनी हो, या फिर किसी एक्सपेंसेस इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन के या फिर बिजनेस के, है ना, उनकी बात करनी हो। और कब, कैसे? जो समय के साथ बढ़ चुके हैं, समय के साथ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, समय के साथ खर्चे बढ़ रहे हैं, उनकी हमें बात करनी हो। एकरू को हम सिनोनिम अगर देखें, तो एकरी को सिनोनिम में हमारे पास मिलेगा एक्यूमुलेट, जो जमा होता, एक्यूमुलेट। अमास, AMASS, अमास। कलेक्ट, कलेक्ट। गैदर, GATHER, गैदर। हाँ, सिनोनिम्स में अगर हम देखें, तो सिनोनिम में हमारे, सॉरी, एंटोनिम अगर हम देखें, तो आप फॉल लिख सकते हो, FALL, फॉल एंटोनिम में। लेसन लिख सकते हो, LESSEN, लेसन, ना कि लेसन, LESSON, लेसन। लेसन मतलब पार्ट होता है, ON, और EN मतलब होता है कमतर होना। डिक्लाइन लिख सकते हो, DECLINE, डिक्लाइन। ड्विंडल, DWINDLE, ड्विंडल, डिक्रीज। ये सब एंटोनियम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्रू का सेंटेंस में यूसेज। पहला सेंटेंस हमारे पास है, एबिलिटी टू थिंक विल एक्रू टू यू फ्रॉम गुड हैबिट्स ऑफ स्टडी। तो जो आपकी सोचने की शक्ति है, वह कैसे जमा होगी, वह कैसे बढ़ेगी? आप गुड हैबिट्स डालें स्टडी करने का, ठीक। जैसे जैसे आप किताबें पढ़ेंगे, जितनी किताबें पढ़ेंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति उतनी बढ़ती है। इकोनॉमिक रिटर्न्स कैन एक्रू व्हेन एम्बुलेटरी न्यूट्रिशन केयर contributes to reducing the need for costly medical care.
जो इकोनॉमिक रिटर्न्स है वो कैसे बढ़ सकते हैं आपके। तो जो इकोनॉमिक रिटर्न्स है वो बढ़ सकते हैं आपके कैसे। एम्बुलेटरी न्यूट्रिशन केयर एक मेडिकल टर्म है। वहाँ पर ये इसका मतलब होता है कि आप हॉस्पिटलाइज ना हो, परंतु आप इलाज दूसरे सोर्स से करवा सकते हैं। आप हॉस्पिटलाइज ऑनलाइन सोर्स से, या फिर आजकल जो छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक है या फिर मोबाइल हॉस्पिटल रहते हैं, वहाँ पर आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। जो बेड चार्ज वगैरह रहते हैं ये आपके बच जाते हैं, तो वहाँ पर आप एक इकोनॉमिक रिटर्न देख सकते हैं, आपका एक्सपेंसेस में कमी आ सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउएवर इंटरेस्ट ऑफन बिगन्स, ये अभी अभी नए नए लोग ऑफ्टन कहने लगे पर ऑफन बोलते हैं। हाउएवर इंटरेस्ट ऑफन बिगन्स टू अक्रू प्रायर टू द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट रेगुलर पेमेंट पीरियड। तो क्या होता है कि ब्याज जो है वो पहला जो किस्त भर आती है ना उसके पहले ही लगने लगता है, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट दो और सेंटेंस है हमारे पास। देखो जितने सेंटेंसेस, जितने हम एग्जांपल्स देखेंगे ना, उतना ही हम मीनिंग को समझ पाएंगे, शब्द के मीनिंग को समझ पाएंगे। डायरेक्ट अगर मैं लिटरल ट्रांसफ़र बता दूंगा तो आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए हो सके तो एक तो इंग्लिश में आप मीनिंग देखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बहुत सारे देखें उस एक पर्टिकुलर शब्द से रिलेटेड, ठीक है। इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन द अकाउंट एट अ रेट ऑफ 7%। जो अकाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट है वो 7% ब्याज के, 7% की ब्याज दर से इकट्ठा होगा या बढ़ेगा, ठीक। ग्रो विथ टाइम मतलब एक्रू होगा, वो बढ़ेगा। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज एक्रू ओवर टाइम। जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स है वो समय के साथ दिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन एक्सरसाइज करा और सब बेनिफिट दिखे, नहीं, आपको धीरे धीरे बूंद बूंद करके इकट्ठा होता है। नेक्स्ट एक छोटा सा एमसीक्यू है एक्रू से रिलेटेड। एक्रू का मैं यहाँ पर सिनोनिम लिख देता हूँ। एक्रू मतलब हमने देखा था एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना, समय के साथ ग्रो होना ज़्यादा बेहतर है, समय के साथ बढ़ना या इकट्ठा होना, इकट्ठा होना समय के साथ, यह एक्रू का मीनिंग होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास एक्यूमुलेट, सेकंड अकोमोडेट, थर्ड हमारे पास ग्रो और फोर्थ सफाइस। एक्यूमुलेट बहुत क्लियर है, हमारा आंसर रहेगा। एकोमोडेट मतलब क्या होता है? एकोमोडेट मतलब होता है कंपनसेट। कंपनसेट जैसे हम ज़्यादा बेहतर शब्द हम अगर हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं हम झगड़ा तोड़ाना। मान लो किसी दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, तो आप उसको कैसे शांत करोगे? भाई जिसकी गलती है उसको आप सज़ा दोगे, तो ये तो आर्थिक दंड भी हो सकता है, या फिर आप फिजिकल दंड भी हो सकता है, उसको आप कारावास भेज सकते हो, जेल भेज सकते हो। तो ये होता है एकोमोडेट, कंपनसेट करना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई रेडी लगा रहा था, उसके फल गिर पड़े, तो आप कैसे कंपनसेट करो? जो भी उसके फल के दाम थे वो आप उसको दोगे, तो उसको कहते हैं कंपनसेट करना, एकोमोडेट करना। और अगर अंग्रेजी में और अगर हम देखें तो मेक इट फिट फॉर भी हम बोलते हैं, मेक इट फिट फॉर, ठीक। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। सफाइस का मतलब क्या होगा? सफाइस का मतलब होता है हमारा अप टू द मार्क, आप बोल सकते हो, टू द मार्क, टू द मार्क। टू द मार्क मतलब जैसे अभी के संदर्भ में देखते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में क्या हुआ, अभी आपने हाल ही में मैच देखे होंगे, तो पहले जो वनडे इंटरनेशनल रहते थे वहाँ पर 250 प्लस स्कोर अच्छा माना जाता, सफाइस था, इनफ हम बोल सकते हैं, इनफ स्कोर था। पर आज के समीकरण बदल चुके हैं। आज क्या हो रहा है, 300 या 320 प्लस हमें बनाना पड़ता है। 300 प्लस बनाओगे तब जाके आपका जो स्कोर है वो सफाइस बोला जाता है। गुड टू चेस ना, गुड स्कोर टू चेस फॉर, गुड स्कोर टू चेस फॉर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो 320 का स्कोर है वो अच्छा स्कोर है, क्योंकि 250 नॉर्मली कोई भी बना रहा है, 250 आसानी से बन जाता है। ये जब से T20 और ये IPL इंट्रोड्यूस किए गए हैं तब से 250 इज़ द न्यू नॉर्मल। तो नॉर्मल से बेहतर करना होगा थोड़ा सा, एक हम सिक्योर पोजीशन ले सके, है ना। यही सब हमारे 5 शब्द थे। हमने पांचों शब्द के सिनोनिम्स देखे, एंटोनिम्स देखे, फिर उनसे रिलेटेड हमने सेंटेंसेस देखे, कहीं पर 2 देखे, कहीं पर 3 देखे, कहीं पर 5 भी देखे हमने। और उसके बाद हर एक शब्द का हमने एक MCQ देखा। ये सारे जितने भी शब्द हमने आज पढ़े हैं वो SSC की एग्ज़ाम्स, जो प्रीवियसली एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई गई है उनसे लिए गए हैं। तो कहीं से भी आपके जो शब्द इररिलेवेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आपके काम के नहीं। SSC से ही बाकी एग्ज़ाम्स जो होती है स्टेट एग्ज़ाम्स, वो सीधे क्वेश्चन वहीं से लेती हैं।
ठीक है। तो ये शब्द आपके बिल्कुल इर्रेलेवेंट नहीं है। अगर आज आप 5 शब्दों में से 2 या 3 शब्द भी याद रखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत होगा। इस तरह वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, आपका जो नॉलेज है शब्दों का एक्रू होगा, है ना। इसी तरह से अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, फुर्सत हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।